आज गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे गॉस लॉ वाला टॉपिक लेंगे। गॉस लॉ को इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से समझेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो गॉस लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक रिंग दी हुई है, चार्ज रिंग, जिस रिंग पे चार्ज QS यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इसका रेडियस R है और स्फीयर का भी रेडियस R है। ये सर्कल नहीं है, ये रिंग सर्कुलर है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है ये वाला। अब दोनों का रेडियस R है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आपसे पूछते हैं फ्लक्स बताएं इस रिंग का इस स्फीयर के थ्रू, यानी ये जो सरफेस दिया हुआ है स्फेरिकल सरफेस, इस क्लोज सरफेस के थ्रू इस रिंग का कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, पास हो रहा है, ये आप बताएं। तो गॉस लॉ यूज करेंगे इसमें। क्लोज सरफेस है स्फीयर, ये स्फीयर है, ठीक है। ये स्फीयर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, तो इसी के थ्रू फ्लक्स निकालूंगा मैं, ठीक है। अब मैं गॉस लॉ यूज करूंगा, तो गॉस लॉ ये है मेरे पास, मैं इसको इस तरह से लिखता हूं। क्यूइन मतलब जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, उसे क्यूइन कहेंगे, बाय एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम अगर मीडियम है। ई डॉट डी, इसी को फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें फ्लक्स निकालना है, सिंपली मैं इसको फाई लिख दे रहा हूं अभी, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखेंगे क्यू इन लिखा है मैंने, वो क्यू इन लिखने का मतलब क्या है कि कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। तो जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है। अब एक गॉसियन सरफेस क्या है, यहाँ पे इसको गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे स्फीयर को, क्योंकि इसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे इसको गॉसियन सरफेस लेंगे। अब कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इस पूरी रिंग पे क्यू चार्ज है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है लैम्डा, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटल क्यू नहीं लिख सकता, ये गलत है। इसका गलत होने का रीजन क्या है, क्योंकि सिर्फ इतना पार्ट रिंग का स्फीयर के अंदर है। अब जब इतना पार्ट रिंग का स्फीयर के अंदर है तो क्यू का कुछ पार्ट है, वो कितना पार्ट है तो ज्योमेट्री से देखेंगे पहले कि इस रिंग का कितना पार्ट अंदर है इस स्फीयर के। ये जो रिंग है पूरी, इसको अगर हम समझे कि बीच में जो एंगल बनाएगी पूरी 2 पाई 360 एंगल, तो ये वाला जो जितना रिंग का पार्ट इसके अंदर है वो एंगुलर फॉर्म में हम किस तरह के देख सकते हैं कि 360 का कितना पार्ट आ रहा है एंगल का उसके अंदर। तो इस तरह से देखते हैं। अब ये रेडियस आ रहा है, ये इसकी पेरिफेरी साइड, तो ये, तो यहां से यहां तक अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये रेडियस है R, यहां से यहां तक अगर एक लाइन ड्रॉ करें R, और यहां से यहां ड्रॉ करें तो ये भी R, ठीक है। और यहां से यहां ड्रॉ करें तो ये भी R और ये भी R। रेडियस है सारी, इसका सेंटर से यहाँ ये रेडियस, इसका दोनों का रेडियस R है, ठीक है। अब अगर इस एंगल की बात करें ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, तो टोटल एंगल 120 डिग्री, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 120 बाय 360 टाइम्स क्यू। ये इतना अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड है स्फीयर के अंदर, इतना चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो ये होता है Q/3, तो फाई आ जाएगा Q/3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि Q सारा चार्ज नहीं लेते, Q इनसाइड अंदर कितना चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इफ कॉलम्स लॉ इन्वॉल्व्ड 1/r³ इंस्टेड ऑफ 1/r², would Gauss law still be true? बोला कि अगर 1/r² की जगह 1/r³ होता है यहाँ पे, तो क्या गॉस लॉ फिर भी वैलिड होता? तो देखते हैं। अभी अगर मैं एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले लूं Q, और इसके आसपास R डिस्टेंस पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, ठीक है। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ध्यान रखेंगे सर्कल नहीं है, फिर बोल रहा हूँ स्फीयर है। गॉसियन सरफेस तरीके से लिया जाता है, क्लोज सरफेस, ठीक है। गॉस लॉ क्लोज सरफेस के अंदर वैलिड है, तो 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी एक स्फीयर है सिंपली, ओके। अब अगर मैं इस क्यू की वजह से इस छोटे से पार्ट में, स्फीयर के पार्ट में बहुत छोटा सा एरिया लिया, जिसको एरिया वेक्टर मैंने DA बार की तरफ लगा दिया, तो अगर मैं इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो अभी हमें गॉस लॉ पता है उसके अकॉर्डिंग बाहर की तरफ है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है बाहर, ये ऑलरेडी मैंने मान लिया इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो अगर गॉस लॉ मुझे वैलिड दिखाना है तो मुझे ये साइड और ये साइड को इक्वल दिखाना है, तो मैं इस साइड से शुरू करूंगा कि अगर गॉस लॉ कलम्स लॉ सॉरी अगर कलम्स लॉ 1/r³ की जगह 1/r² है, 1/r² की जगह 1/r³ है, तो क्या ये वैलिड है? तो मैं ये वाली साइड यूज लिखूंगा और चेक करूंगा कि ये q/ε0 के बराबर आता है। E.dA फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज इंटीग्रल। तो E.dA के बीच में कितना एंगल है? 0 और 0। ठीक है, अब यहां पे R आता है, तो ये अगर हम इसको देखें यहाँ पे निकालें, ई को बाहर ले लें, ई को बाहर लेने का रीजन क्या है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर आर डिस्टेंस सेम रखें तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड होगा उसका, और एरिया वेक्टर भी हर जगह इस तरीके से बाहर होगा, यानी ई को हम बाहर ले सकते हैं। बाहर लेने का मतलब क्या है? इस गॉसियन सरफेस पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो एक कांस्टेंट है, तो इस वजह से ई को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, मैथमेटिकली पता होगा ये चीजें। ठीक है, अब स्फीयर का जो एरिया है वो है 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है kq/r², k मींस 1/4πε0 q/r²। अब यहाँ पे कहते हैं कि r² की जगह अगर ये r³ होता, कलम्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड r³ होता, तो क्या ये फिर भी वैलिड है? अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल E.dA आ जाता है q/ε0r। तो गॉस लॉ वैलिड नहीं है, गॉस लॉ ये है। ठीक है, तो नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, में कहते हैं आपको एक क्यूब दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में जहां पे एक क्यूब रखा हुआ है, इस रीजन में इस तरह से उसकी वैल्यूज है अलग अलग कंपोनेंट की, एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है एक्सिस, तो अलग अलग कंपोनेंट्स की ये वैल्यू दी हुई है और अल्फा और ए का वैल्यू गिवन है। इसका साइड ए है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है। ये वैल्यूज दी, आपसे पूछा फ्लक्स कितना है इसके थ्रू। अब अगर मैं इस क्यूब के जितने क्लोज फिगर है, ये पूरी थ्री डायमेंशनल फिगर, इसके 6 अलग अलग फेसेस मुझे दिख रहे हैं, तो अगर मैं उनका अलग अलग नाम ले लूं और हर एक फेस के थ्रू फ्लक्स निकालूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस रीजन में दिया हुआ है, और सबको ऐड कर लूं तो मेरा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। रीजन क्या है कि मैं ऐड क्यों कर रहा हूं? मैं स्केलरली ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फर्स्ट फेस कह देता हूं, इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पीछे वाला फिफ्थ और आगे वाला सिक्स्थ। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स है EY EZ तो 0 है, बचा सिर्फ EX। यानी मुझे जो समझ में आता है कि जो यहाँ पे हमें चीज समझ में आती है वो ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन एक बात और समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है इस रीजन में। वो क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? क्योंकि x जो है वो डिपेंडेंट है x पे। x मतलब इस ओरिजिन से जैसे जैसे मैं डिस्टेंस चेंज करता हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट चेंज होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखूं, जब मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है नेट, तो वो होगा हर फेस के थ्रू मैं फ्लक्स को ऐड कर दूं। ओके, अब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखते हैं, तो एरिया वेक्टर होता आउटवर्ड नॉर्मल, ये होगा आउटवर्ड नॉर्मल, ये 3 कह देता हूं, वैसे रोमन में 3 बनाता हूं, A4, इसका पीछे और इसका आगे, तो पीछे के लिए हम क्या क्रॉस बना लेते हैं, A5 दिखाने का तरीका है वो, और आगे के लिए डॉट A6।
ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको अलग अलग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताया मैंने बेसिकली। अब ये ई एक्स इधर जा रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो नीचे वाला फेस का एरिया वेक्टर 90 डिग्री, ऊपर वाला फेस का 90 डिग्री, आगे वाला फेस का 90 डिग्री और पीछे वाले फेस का 90 डिग्री। सिर्फ 90 डिग्री मतलब cos 90 0, यानी फ्लक्स A1 और A2 को छोड़कर बाकी जो भी चीजें इनसे फ्लक्स आता है 0, बचा सिर्फ ये, यानी जो नेट फ्लक्स आएगा अभी, जो नेट फ्लक्स है और इन दो फेसेस का फ्लक्स का एडिशन है। अब ये यहाँ पे एक बात और पता चल रही है यहाँ पे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर फेस पे आ जाऊं, फेस 1 और फेस 2 पे, तो इस पर्टिकुलर फेस पे x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा और इस पर्टिकुलर फेस पे भी x का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। तो x का वैल्यू चेंज न होने का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वहां पे मैं फ्लक्स कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा E डॉट dA। तो E एट फेस 1 डॉट एरिया वेक्टर ऑफ फेस 1 डॉट प्लस E एट फेस 2 डॉट एरिया वेक्टर एट 2। सिंपल। तो अगर एंगल देखें यहाँ पे cos 0, एरिया वेक्टर इधर और ये cos 180, सॉरी cos 180, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, cos 180। तो E1 A1 cos 180, cos 180 0 -1, सॉरी -1। एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आ रहा है, तो cos 0 1, फिर आ जाएगा प्लस E2 A2। बस अब वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो अगर E1 का वैल्यू देखें, फर्स्ट फेस पे E कितना है, तो अल्फा तो कांस्टेंट है, x वेरी कर रहा है, तो फर्स्ट फेस ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है, तो इसको अल्फा a टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, तो माइनस अल्फा a हाफ टाइम्स एरिया कितना है, a साइड है तो a स्क्वायर, प्लस E2 कितना है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 2a, अल्फा 2a टू द पावर हाफ, E का वैल्यू a है a स्क्वायर, बस इसको ऐड करना है हमें, तो फाइनाइट आएगा यहाँ पे माइनस अल्फा 2 प्लस हाफ, तो ठीक है, सही ऐड किया, 2 प्लस हाफ नहीं तो 5/2, ठीक है। आगे देखें, प्लस अल्फा √2 a टू द पावर हाफ और a स्क्वायर a टू द पावर 5/2। तो ये आपके पास आता है यहां से अल्फा a टू द पावर 5/2 √2 -1। अल्फा का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू गिवन, अगर हम पुट करें तो आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे और इसका यूनिट लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कहते हैं चार्ज इनसाइड द क्यूब। अब ये क्लोज सरफेस है, इसके थ्रू नेट फ्लक्स में निकाल चुका हूं, तो नेट चार्ज निकालने में भी कोई खास बात नहीं है, मैं सिर्फ गॉस लॉ लगा सकता हूं इस पे। क्लोज सरफेस में गॉस लॉ एप्लीकेबल है, तो मैं गॉस लॉ लगाऊं, नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आपके पास एक सरफेस दिया हुआ है, ये तो L/2 का क्लोज सरफेस है, ठीक है, 3 डायमेंशनल सरफेस, और आपको कहते हैं एक चार्ज रोड जिसका लेंथ L है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इसके ऊपर, और कांस्टेंट स्पीड से इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। टाइम 0 पे इसका लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है, तो इसका लेफ्ट हैंड अगर इस तरीके से देखें तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो ये वाला जो एंड है वो यहाँ पे टच है, यानी अंदर कुछ नहीं है, और धीरे धीरे ये रोड जो है उसके अंदर जा रहा है। और आपसे पूछते हैं कि फ्लक्स और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाए और इसको मूव करते हुए पूरी रोड को अंदर से बाहर करें, तो कौन सा कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स वर्सेस टाइम को अप्रोप्रिएटली। तो देखेंगे ये इनिशियल कंडीशन है। अब ये जैसे रोड का लेंथ L है, ये L/2 है,
तो कुछ टाइम बाद ये रॉड अंदर जाता रहेगा, जाते 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 होगा क्या, अब अगर मैं बात करूं फ्लक्स की गॉस लॉ से, वो होता है Q in by एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब टाइम जीरो पे, तो टाइम जीरो पे देखें तो कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं था, चार्ज सारा बाहर था, यानी Q in जीरो था, यानी फ्लक्स था जीरो। अब जैसी टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये रॉड धीरे 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 अंदर जाने लगा और यूनिफॉर्म स्पीड से अंदर जाने लगा, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, तो चार्ज बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है जीरो से, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। तो फाई इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्मली बढ़ता हुआ ग्राफ एक तो ये हो सकता है डी और एक हो सकता है ए। ठीक है, डिग्रीज तो नहीं हो रहा टाइम के साथ, यानी बी में एलिमिनेट कर सकता हूँ, और कांस्टेंट भी नहीं है तो सी में एलिमिनेट कर सकता हूँ, यानी डी और ए में से कोई एक ऑप्शन ठीक हो सकता है। अभी रॉड अंदर जाता रहा, चलता रहा जब तक ये यहां पहुंचा। जैसे ही रॉड ये पूरा यहां पहुंचा, अब भी L/2 लेंथ रॉड का बाहर होगा। इस केस में आप कैसा रॉड दिखेगा, ऐसे L/2 बाहर, L/2 अंदर, इस तरीके से। तो इस कंडीशन तक जब तक हम अंदर लाते रहे तो बढ़ता रहेगा। अब मैं इस रॉड को और मूव करूं, तो जब मैं मूव करूंगा इसको, और मैं यहां बना रहा हूं, तो ये रॉड किस तरीके से आएगा, अभी थोड़ा सा और बाहर आएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे भी होगा, और मूव करूं ये चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं सरफेस के अंदर देखूं तो इस मूवमेंट से जो रॉड का पार्ट अंदर है वो सेम रहेगा, रॉड का पार्ट अंदर सेम रहेगा, मींस चार्ज इनसाइड सेम रहेगा, चार्ज इनसाइड सेम रहेगा। मतलब अब अगर और टाइम बढ़ता है, ये T1 है, T2 बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहे हैं, T2 इज ग्रेटर देन T1। अब T2 कब, ये T2 कब से मैंने शुरू किया है, टाइम T2 कब मैंने देखना शुरू किया, जब ये L/2 अंदर जा चुका था, यहां से मैं पता चलता है। तो फ्लक्स अब बढ़ेगा नहीं, फ्लक्स आएगा कांस्टेंट। ठीक है, और एक केस के बाद क्या होगा, जब इस रॉड को पूरा ऐसे इंसर्ट कर चुके होंगे हम, यानी L/2 अंदर, L/2 और बाहर। अब इसके बाद और मैं फर्दर जब मूव करूंगा तो अंदर का चार्ज कम होगा यूनिफॉर्मली, तो फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा इस फॉर्मूले से। यानी अगर मैं और आगे जाऊं, T3, जब मैंने आपको बोला T3 और आगे वाला टाइम है, जब ये रॉड पूरा यहां तक, इसका ये वाला एंड है जो राइट एंड, ये भी अंदर जा चुके हैं, इसके बाद फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली। तो पहले इंक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली, फिर कांस्टेंट रहेगा कुछ टाइम तक, फिर डिक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली। तो डी वाला पार्ट करेक्ट है, यानी ये वाला कर्व इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको कंपोनेंट फॉर्म में, इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में, वो एक सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका एरिया ए है, उसका मैग्नीट्यूड ए है एरिया वेक्टर का, और वो अलग अलग, वो जो एरिया है उसका फ्लक्स निकालें जब वो एरिया, उसका जो सरफेस है वो अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा हुआ है। तो पहला ओरिएंटेशन है YZ प्लेन, तो YZ प्लेन में रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, तो YZ से परपेंडिकुलर x, यानी x डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो ए पार्ट में जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा AI। ZX प्लेन, तो Y परपेंडिकुलर, तो AJ एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे, XY। ठीक है, ठीक है, फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स इस वाले पार्ट में होगा E डॉट ए, एरिया कांस्टेंट दिया हुआ ना, तो डायरेक्ट E डॉट ए लगाएंगे, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे यूज करने की। A डॉट ए, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करता हूं, आंसर आता है ए। इसमें अगर फ्लक्स देखें तो जे वाला पार्ट है और ये ए बी, इसमें अगर फ्लक्स देखें ये पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये फर्स्ट कह दो, ये सेकंड कह दो, के कैप, अगर कहीं पे भी आप डॉट करते हैं तो जीरो, फ्लक्स जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस केस में क्या दिया हुआ है, एक नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का जो डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर, एरिया हर जो साइड है एज लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और उससे 5 सेंटीमीटर की हाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। आपसे पूछते हैं इस साइड के थ्रू फ्लक्स कितना है, तो ये रहा चार्ज, ये रहा डायमेंशन, यानी ये रहा एरिया और ये। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कर देंगे Q in by एप्सिलॉन नॉट, सोच सकते हैं कि हम Q in by एप्सिलॉन नॉट लगा के इसको सॉल्व कर देंगे।
देखो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट तब लगाते हैं जब चार्ज एनक्लोज होता है किसी क्लोज सरफेस के अंदर। गॉस लॉ तब एप्लीकेबल है जब किसी क्लोज सरफेस में, थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज है। ये उस तरह का केस नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा क्लोज सरफेस नहीं है जिसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे सिंपल एक प्लेट रखी है, एक शीट रखी है नीचे, जिसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। तो अगर मैं इसमें गॉस लॉ लगाना चाहता हूँ तो मैं कैसे गॉस लॉ इस पे लगाऊंगा? नीचे प्लेट रखी है 10 सेंटीमीटर की, अब एक प्लेट नीचे 10 सेंटीमीटर की, ऐसी एक प्लेट यहाँ, एक इधर, इधर, इधर और एक इधर। ये प्लेट नीचे 2, 3, 4, 5 और 6, इसको इंक्लूड करके 6 प्लेट अगर बन जाए, एक प्लेट 5 प्लेट और, तो टोटल 6 प्लेट हो गया। वो 6 प्लेट अगर बन जाए इस तरीका तो वो क्यूब बन जाएगा एक। तो वो ऐसा क्यूब बन जाएगा। अगर मैं साइड लगाऊं तो मैं क्यूब कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं गॉस लॉ का अप्लाई करना चाहता हूं इसलिए क्यूब कंस्ट्रक्ट करूंगा। इसकी हर साइड क्यूब की होगी 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा क्यूब कंस्ट्रक्ट करूंगा इसके अराउंड, जिसकी साइड होगी 10 सेंटीमीटर और ये चार्ज उस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा बीच में। अब उस जो मैंने क्यूब कंस्ट्रक्ट किया अपने लिए गॉस लॉ लगाने के लिए, तो उसके थ्रू अगर मैं नेट फ्लक्स निकाल दूं तो वो मैं निकाल सकता हूं गॉस लॉ से। तो ये जो क्यूब है तो फ्लक्स थ्रू क्यूब में निकाल सकता हूं, वो होगा 5 क्यूब के थ्रू। क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू है इतना 10 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हम चेंज कन्वर्ट कर देंगे यूनिट्स में। ये फ्लक्स आया। अगर इसको मैं भी सिर्फ क्यू लिख के दिखा देता हूँ, जनरल कर रहा हूँ। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट उस क्यूब के थ्रू आएगा। अब उस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ ये चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है। क्यूब के 6 साइड होते हैं, बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। अब इससे जो फ्लक्स जाएगा वो हर साइड से इक्वल फ्लक्स पास होगा। इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइंस होगी इक्वल लाइंस जाएंगी हर तरफ से, डिस्टेंस बराबर है सेंटर से, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है ये चार्ज। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा हर साइड से सेम होगा। हमसे पूछा एक साइड से, ये प्लेट मतलब क्या है? एक साइड से, तो 6 साइड होती है, तो मुझे इसका निकालना फ्लक्स, रिक्वायर्ड फ्लक्स। रिक्वायर्ड फ्लक्स जो आएगा वो क्या आएगा? ये टोटल फ्लक्स है, हर साइड के थ्रू बराबर जाएगा, तो 5/6 Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा, ठीक है।